दोस्तों, ये आप जो वीडियो देखने जा रहे हैं, ये वीडियो पहले लाइव हो चुका है। तो अगर जिन भी दर्शकों ने इस वीडियो को जब ये लाइव हो रहा था तब देखा था, तो ये उनके लिए नहीं है, ये उन दर्शकों के लिए है जो उस कार्यक्रम को देखना चूक गए हैं। तो यूट्यूब का भी कहना है कि अगर वीडियो सेक्शन में अगर आप डालें तो उसके नोटिफिकेशंस जो हैं थोड़े ज़्यादा लंबे समय तक जो है वो दर्शकों को मिलते रहते हैं। तो उसी उद्देश्य से इसको हम फिर से डाल रहे हैं वीडियो सेक्शन में। व्यूज बढ़ाने का कोई उद्देश्य नहीं है, पर उद्देश्य सिर्फ इतना है कि बातचीत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और इसीलिए जिन लोगों ने इसको देखा हुआ है, ये उनके लिए नहीं है, चाहे तो वो देख सकते हैं। लेकिन मूलतः ये वीडियो हम फिर से इसलिए अपलोड कर रहे हैं ताकि जो लोग चूक गए हैं उन तक वो नोटिफिकेशन पर पहुंचते हैं, और वो अगर इसको देख पाते हैं तो वो देख सके। ये कारण है, तो आप इसको देखें। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप ही के इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। थोड़ी देरी हो गई आज, जो समय तय किया गया था वो 10:10 का था, लेकिन यही जो है हमारा अब तो रोज का वैसे हो चुका है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है इंटरनेट में, और ये आवाज का भी चक्कर हो जाता है, तो उसी को ठीक करने में थोड़ा टाइम निकल गया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और बातचीत शुरू करते हैं। आज का जो सब्जेक्ट है उसमें 2-3 चीजें हम लेने वाले हैं साथ में अलग अलग, पर मूल बात जो करेंगे वो ये करेंगे कि कल भी हमने बात की थी, कल की जो बातचीत हमारी थी पीयूष बबेले जी से, अब क्योंकि वो अनअनाउंस्ड थी और टाइमिंग भी थोड़ा ऑड था उसका, वो 5 बजे हमने कर दी थी, और पता है हमको कि आप सबका समय जो है वो बटा हुआ है, शाम को 5 को आप शायद आनंद जी के वहां होते हैं, फिर एक पूरा सिलसिला जो है बातचीत का अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शुरू हो जाता है। पर कल इसलिए करना जरूरी था उस बातचीत को क्योंकि कल 25 जून थी, और भारतीय जनता पार्टी इस 25 तारीख को जून की बहुत ही भुना रहा है, वो पार्टी भुना रही है काफी लंबे अरसे से। और इसीलिए इंदिरा गांधी ने क्यों इमरजेंसी लगाई, क्या इंदिरा गांधी तानाशाह थी, और भारतीय जनता पार्टी तो उस समय नहीं थी, लेकिन जनसंघ और बाकी संघ और उनके घटक बलों ने क्या भूमिकाएं निभाई थी उस दौर में। 1971 के युद्ध की जीत के बाद 1974 तक उस पर पूरा एक विश्लेषण, एक सही रूप से तथ्यों के साथ आकलन बहुत जरूरी था, जो हमने कल किया हुआ है। हम कोशिश करेंगे उसको आज वीडियो सेक्शन में डालने की, तो आप सबसे मैं गुजारिश करूंगा उस बातचीत को जरूर जाके सुने। उसमें हमने साक्ष्य और तथ्य जो है बिल्कुल डाले हुए हैं, ताकि ये जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है इंदिरा गांधी और उसकी आपातकाल की उस स्थिति को लेकर, वो भ्रम दूर होना, और उसके साथ साथ जिसको भ्रम नहीं भी है तो उन लोगों का सत्य के करीब पहुंचना जरूरी है। तो इसलिए कार्यक्रम देखें, ये मैं आपसे अभी इसी कार्यक्रम की शुरुआत में आपको उम्मीद करूंगा, मैं मेहुल से कहूंगा अभी अगर वो मेरी बात को सुन रहे हैं तो, कि एक वीडियो सेक्शन में आज उसको डाल दे कल के लाइव को, ताकि हमारे जो साथी हैं सब उनको देख सके। और उसी आपातकाल पर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कल अपना खड़ग जो है वो निकाला और खड़खड़ाया है, और मोदी साहब से लेके देवेगौड़ा साहब तक की जो है मैं कहूंगा कि हवा टाइट की। तो उस भाषण पर और उस रुख और रवैये पर, जो कि बहुत पहले मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए था कांग्रेस में, जो कि अब आता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर भी देर से ही आए लेकिन दुरुस्त आ रहे हैं, उस पर हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं। तो पहला उनका जो एक अंश है उनके भाषण का, जो उन्होंने कल प्रेस वार्ता की थी, और जिस वार्ता में उन्होंने तथ्यों को और अपनी बात को बहुत ही मजबूती से और सलीके से रखा हुआ है, वहां से हम शुरुआत करते हैं। तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है, इनकी प्रेस वार्ता का ये पहला अंश, इस बारे में आपातकाल, कांग्रेस और जनसंघ और संघ, उनके लोगों का क्या रोल रहा कांग्रेस और इंदिरा गांधी को बदनाम करने में लेकर, ये पूरी बातचीत में आप यहां सुन पाएंगे। संविधान बचाव की बात अब कर रहे हैं,
इमरजेंसी 50 साल होने के बाद इमरजेंसी का फिर से वो बार बार दोहरा रहे हैं। जो चीज को सभी ने भूल दिया था और ये जो चीज समाप्त हो गई थी, इसको उछालने के लिए वो फिर कोशिश कर रहे हैं। साथियों, जिनका देश की आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा और जिनका संविधान निर्माण में कोई योगदान नहीं रहा, उनके कोई लोग इस संविधान को बनाने में कोऑपरेट नहीं किए, तो हमेशा संविधान के खिलाफ बात करते गए। और जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और सभी ने, कांग्रेस के नेताओं ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत दिन तक बहस करके एक संविधान तैयार किया था, उस संविधान को भी उन्होंने रामलीला मैदान में जलाया। और उन्होंने जहां तक कि नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला, नेहरू जी का और गांधी जी का फोटो उन्होंने जलाई। और वो ये चाहते थे कि जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने बनाया है, उसमें हमारा पारंपरिक जो संस्कृति है उसके अंश इसमें कुछ भी नहीं है। चाहे वो अपने मनुस्मृति के तत्व हो या वो जो खास करके बीजेपी विश्वास रखती है, उन तत्वों का उसमें उल्लेख नहीं है। इसीलिए इस संविधान को हम नहीं मानेंगे। ये कहने वाले लोग आज उनको बुद्धि भगवान ने दी, ये कहूं क्या जनता ने दी, ये कहूं, मारा अब उनको बुद्धि आ गई जब हमारे 1 साल से चल रहा है संविधान बचाओ यात्रा, उससे बीजेपी घबरा गई। घबराने के बाद ये जो पूरे देश में चला था, तो घबरा कर इन्होंने ये संविधान के खिलाफ कुछ ना कुछ वो कहना उनको है। तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं कि 50 साल का इमरजेंसी की बात अब कर रहे हैं। मैं कौन क्या कहा ये नहीं बोलना चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूं, जो लोग अपने गवर्नेंस में नाकामयाब रहे, कुछ नहीं कर सके, और उनकी विफलता इतनी है कि लोग आज इन्फ्लेशन के लिए पूछ रहे हैं कि भाई इतनी महंगाई बढ़ रही क्यों। उसका सवाल का उनके पास जवाब नहीं है। बेरोजगारी का नहीं है, भ्रष्टाचार का नहीं है, आर्थिक बदहाली जो हो गई, नोटबंदी जो हो गई, बाहर का काला धन लाने की जो बात हो गई, वो सब कहाँ है। और
इनके जो फेल्यूअर्स है, झूठ जो बातें इन्होंने बार बार करते आए हैं, तो उस झूठ को छुपाने के लिए, अपने बातों को छुपाने के लिए वे आज ये नाटक रचे हैं। एक बड़ी अच्छी यहाँ पे कमेंट लिखी मेरे ख्याल से कटारिया साहब ने लिखी है। ये है कि इमरजेंसी की पुरानी बातें हैं, वो खत्म हो जानी चाहिए थी और चाहिए। उस समय कैसे हालात थे 80% लोग जानते ही नहीं है। ये बात सही है कि उस समय के जो हालात थे वो शायद उससे भी ज्यादा परसेंटेज में लोग जानते नहीं है और बातें पुरानी है, पर करता कौन है बार बार इसको? ये आज हमको भी, या तो जब भी ऐसा मौका आता है तो हम क्यों बोलते हैं इसके बारे में, वरना क्यों याद किया जाए उस बात को? हो गया, वो कारण जो भी थे वो थे, अतीत था। आज क्या कर रहे हैं? आज अगर आपके हाथ में, या तो समझ लीजिए आज कोई भी पार्टी के हाथ में सत्ता है, तो जिसके हाथ में सत्ता होती है उसका काम तो ये ही होता है कि वो उस समय का हो सके उतना सदुपयोग करे देश के लिए, अपने लिए नहीं, अपने दोस्तों के लिए नहीं, देश के लिए करे, देशवासियों के लिए करे, देश को अंदर से और बाहर से मजबूत बनाए, उसे हो सके उतनी तेजी से और योग्य दिशा में तरक्की के राह पे ले जाए। सत्ता जिसके हाथ में होती है उसका काम ये होता है। ये तो नहीं होता कि यार हम तो आगे सत्ता में, लेकिन देखिए 1960 में नेहरू ने ये कर दिया था, 1975 में इंदिरा जी ने ये कर दिया था, है ना, 1988 में राजीव गांधी ने ये कर दिया था। ये रियर व्यू मिरर में बैठ के लगातार जो है क्यों देख रहे हैं? भैया आगे देखो, आगे जो रास्ता है उस पर ठीक से अपनी जो है इस देश की गाड़ी को चलाओ और कहीं मंजिल तक पहुंचाओ। आप ये कर रहे हैं कि एक तो अंदर देश के अंदर झगड़ा आपने डलवा दिया है, जैसे कि मतलब आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि लोग अंदर अंदर जो है वो कट के मर भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। विदेश में आपने बहुत बड़ा एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की कि दुनिया भर के नेता हैं, आप ही को पूछ कर पानी पीते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो भी साबित हो गया। मतलब जो जानते थे वो लोग तो जानते थे, हमारे जैसे हम तो खुलकर कहते थे, लेकिन अब तो भक्तों के जो है वो भी दिल काफी चूर चूर होते हुए दिखाई देते हैं। वो बेचारे पहले तो पान की दुकान पे या तो चाय की टपरी पे जो है वो बिना वजह छाती और सीना फुला के जो है किसी से भी भिड़ जाते थे, अब तो बेचारे वो भी नहीं कर पा रहे। तो किया क्या है आपने सिर्फ अतीत में झांकने की और अपने मन मुताबिक अति काल्पनिक चीजों को घड़ के देश के लिए सामने प्रस्तुत करने की एक वाहियात सी कोशिश लगातार की। इसके अलावा तो मोदी साहब और उनकी सेना ने, या तो जिनको मैं चड्डी गैंग कहता हूं, उन लोगों ने कुछ किया नहीं। तो ये इस समय इसलिए बात करना जरूरी हो जाता है क्योंकि वो लोग जो कि सत्ता में बैठे हैं वो लगातार आपको अतीत में गलत जानकारियां देने की कोशिश करते हैं और उसी में वो रचे पचे रहते हैं, उससे बाहर निकलते नहीं है। इसलिए फिर उन्हीं की जमीन पे जाके उनको ठीक जवाब देना जरूरी हो जाता है कटेरा साहब। इसीलिए ये बात हमने की और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने कल ये बात की। इसका कारण एक ही है और यही कारण है। अब एक और आपको बात सुनाते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग है, इसको आप सुनिए। अगर संकट में है, ये जो संविधान है, ये जो संकट में है आपके वजह से है, किसी और के वजह से नहीं। आप ही इस संविधान को संकट में डाले हैं, आपको देश को बर्बाद कर रहे हैं। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कोई अच्छी बात करता है या कोई अपनी सलाह देता है, देश के हित में अगर पत्रकार बात करता है, देश के हित में अगर कोई लीडर बात करता है, तो कभी भी वो सहन नहीं किए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ है?
फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कहाँ है? छात्र भी अगर कुछ बात करते हैं उनको देशद्रोही बनाया जाता है। कोई जर्नलिस्ट बात करता है उसको अंदर डाला जाता है। कोई कोई पत्रिका कोई लेख लिखता है देश को सुधारने के बारे में या उनके गलतियां जो हो रहे हैं वो तो बताता है, उसको भी वो स्वीकार नहीं करते। अरे जिस गवर्नमेंट में टॉलरेंस नहीं है और फ्रेटर्निटी नहीं है और किसी को लिबर्टी नहीं है बोलने का, तो ऐसे लोग हमको बुद्धि देने का सिखाने का काम नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों से कोई लोग सीखने वाले नहीं। सिर्फ भाषण से पेट नहीं भरता भाई, देश को राशन की भी जरूरत है। लोगों को पेट भरने के लिए अनाज की जरूरत है। इधर ध्यान दो, वो सब छोड़ दिए। कोई उनका चेला बोलता है विश्व गुरु है। अरे गुरु अपनी समस्या ही नहीं सुलझाया। गुरु ने अपनी समस्याओं का तो समाधान नहीं कर पाए वो, और विश्व गुरु बनने निकले हो, ये बात सच है। आप सबको पता होना चाहिए, मेरे ख्याल से होगा ही। हम आज शायद हो सकता है मेहुल एक कार्यक्रम उस पर जो छोटा सा वीडियो बना दे। एक गजब का कैरेक्टर निकला हुआ है भाई, बंदर लीला योगी करके। देखा है आप लोगों ने? उसकी छोटे छोटे वो बन रहे हैं, विजुअल पीसेस बन रहे हैं उसके। एआई जनरेटेड है वो, एक जैसे वो कोई नहीं, वो धर्माचार्य या मठाधिपति बैठ जाता है व्यासपीठ पे और फिर वो कथा करते हैं, या तो ज्ञान की बातें करते हैं, या फिर वो लोगों के समस्याओं का समाधान देते हैं, वगैरह वगैरह होता है। हम देखते हैं हमारे देश में तो हर जगह ये हो रहा है। तो वैसे एक बंदर है, बंदर को जो है बना दिया है योगी, बंदर लीला योगी ऐसा नाम है उस कैरेक्टर का। बड़ी सटीक सी बातें होती है उसमें। ये देखा आप लोगों ने? मुझे मालूम नहीं आपने देखा नहीं देखा, लेकिन मैं इस पर हम लोग कुछ कर रहे हैं, कंपाइल करके पूरा आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर मुझे यहीं कहीं अगर दिख जाए मेरे में, तो मैं भी आपको एक आध जो है वो बंदर तो दिखाई दो। ये देखिए, ये वाला बंदर, ये बंदर लीला योगी है। और छोटी सी क्लिप होती है इनकी, और उसमें जो है वो बड़ी गहन बात कहे जाते हैं ये बंदर लीला योगी जी। और एक तरह से भयानक व्यंग है, कटाक्ष है, और बड़ा एक तमाचा है उन लोगों के मुंह पे जो इस व्यासपीठ का भी दुरुपयोग करते हैं। एक तरह से जो अपना इन्फ्लुएंस है समाज पे और उसके चलते राजनीति पे, उसका भी दुरुपयोग करते हैं, और कथनी और करनी में भयानक अंतर रखते हैं। वैसे सब जो उस ऐसे मंच पर बैठ के विराजमान होके देश की चोटी काट रहे हैं, उन सब के ऊपर भी ये बहुत तमाचा है। बड़ा बड़ा अच्छा कैरेक्टर है, इसको आप देखिए। अपनी जान गंवा बैठे और आप कह रहे हैं कि गीता नहीं जली। अरे पत्रकार महोदय, जरा संवेदनशीलता भी तो होनी चाहिए। गीता तो हम दोबारा छपवा लेंगे, लेकिन उस मासूम की जिंदगी कौन लौटाएगा? पत्रकारिता का असली धर्म है सत्ता से सवाल करना, लेकिन आपने सरकार से एक भी ठोस सवाल नहीं पूछा। एयरलाइन की जिम्मेदारी तय करना तो दूर, आपने उनसे ढंग का जवाब नहीं मांगा। फिर दावा करते हैं कि आप पत्रकारिता कर रहे हैं, और जब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हमारी मीडिया की रैंकिंग गिरती है तो कहते हैं हमें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। अरे पहले खुद से ही पूछिए हम, क्या हम सच में पत्रकारिता कर रहे हैं? है ना, ये जबरदस्त है, ये बहुत बढ़िया है। मुझे तो ये कैरेक्टर जो है बड़ा पसंद आ गया। हमने तो, हमारी जो 2-3 लोगों की टीम है, हमने कहा कि यार हम भी कोई एक ऐसा अलग से कैरेक्टर खड़ा करें, है ना, कुछ बातें हम उसके जरिए जो है वो लोगों तक पहुंचाए।
पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे। लेकिन ये प्रयास बड़ा अच्छा है एक, और बड़ा सुंदर सा बंदर बनाया, मतलब और बड़ा जचता भी है आंखों को। मतलब जिसने भी ये काम किया बड़ी मेहनत का काम होता है मेरे ख्याल से। ये मैं तो एआई के बारे में ज्यादा जानता नहीं हूँ, उसके उपयोग कैसे होता है ये नहीं जानता, हाँ उसके महत्व को जानता हूँ, वो क्या क्या कर सकता है वो जानता हूँ, लेकिन टेक्निकली मैं नहीं जानता। पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये जिसने किया है भाई हमारा तो उनको 2 हाथ से सलाम है। और उसके पीछे की जो थॉट प्रोसेस है बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही उम्दा, अति सुंदर है ये। तो ये देखिए फायदे भी होते हैं टेक्नोलॉजी के। तो कैसे एक ऐसा एक कैरेक्टर जो है बन गया, और उसका प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा है। ये मुझे लगा कि हाँ, मैंने कल भी दिखाया था, आप में से किसी ने कहा कि मैंने इसका जिक्र किया था, हाँ मैंने कल एक छोटा सा क्लिप दिखाया था। आज हम उसका कंपाइलेशन कुछ करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करने वाले हैं। तो बंदर लीला योगी, हमारे ये योगी जो है बड़े प्रिय हो चुके हैं, बंदर लीला योगी, ठीक है। तो एक खड़गे साहब की बात जो है वो आपको और सुनाते हैं। तो ये पूरे आंकड़ों के साथ कहा और दूसरे लोग भी आंकड़ों के साथ बोल रहे हैं, फिर भी उस बात को इलेक्शन कमीशन मानने के लिए तैयार नहीं। वो इलेक्शन कमीशन एक कठपुतली हो गई। जो वो कैसा वो रहते हमारे तरफ ये केरला और कर्नाटक में ये धागे का एक बनाकर पुतली ऐसा फिराते, उसमें लड़ाते, राम रावण वो ये सब बना के ये करते हैं, वो कठपुतली है। उस कठपुतली को तुमने पकड़ लिया है और मैं इलेक्शन जीत रहा हूं। ठीक है भाई, तुम इलेक्शन तुम नहीं जीत रहे हो, तुम्हारा मशीन जीत रहा है। तुम्हारा जहां छोड़ना तुमको मालूम है वहां छोड़ देते हो, जहां पकड़ना वहां पकड़ लेते हो। और हमको ही बोलते हैं तुम वहां जीते केरला में, क्या हुआ? अरे आप लोग, आपको मालूम है जो इलेक्शन हमने महाराष्ट्र में 5 महीने पहले जीता, उसी का क्षेत्र में अगर सब मिलके 70-75 लाख का डिफरेंस होता है, यह अजब की बात है। अब आप देखिए 5 साल में जब वोटर लिस्ट बढ़ती है तो 2% 3% बढ़ते हैं वोट्स, नॉट मोर देन दैट। ये 5 महीने में 8%, 9%, हाँ 8% कैसा बढ़ते हैं? मैं तो नहीं देखा, मैं तो 13 इलेक्शन लड़ा हूं और 13 इलेक्शन लड़वाया हूं। कई बाई इलेक्शंस मेरे पास स्टीफन साहब आए, गुलबर्गे से कंटेस्ट करे, क्योंकि वो जब यहाँ वाजपेयी साहब से हारे 2000 वोटों से दिल्ली से, तो वो मैडम गांधी ने उनको मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी को भेजा, गुलबर्गे को। वहां से हम उनको जिताए। और ऐसे बहुत से नेता लोग, और वो कॉन्स्टिट्यूंसी अब 18 चुनाव हो गए ना, 18 इलेक्शंस। 18 इलेक्शन में मैं एक ही उदाहरण देता हूं कि 18 इलेक्शन में सिर्फ 2 बार वो गुलबर्गा हारा है। लेकिन एक बार ऐसा है कि सभी असेंबली सेगमेंट में 20,000 कैसा आता हुई। ठीक है, वो छोड़ देता हूं मैं, अब इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसीलिए ज्यादा वो बातों के लिए मैं नहीं जाता। तो हमने जो चुनाव आयोग भी इधर नहीं देख रहा है और सुन रहा भी नहीं, और वोटर लिस्ट भी नहीं दे रहा, ये इधर वो भी आप कंट्रोल करे हैं। और दूसरी तरफ
जो आदमी आपकी बात सुनता है या जो आदमी मेरिट वाला है उसको भी आप अपने डेमोक्रेसी में जगह नहीं देते हैं। और अच्छे अच्छे जगहों पे सिर्फ आरएसएस और उनको चाहने वाले लोगों को बिठाते हैं। कहां दूसरों को जगह है? कहीं भी नहीं है। तो कहा ये बिल्कुल सही है, और अब स्टैंड क्लियर ये लोग कर रहे हैं। ये मैं कह रहा हूं कि बहुत देर से आई है ये विपक्ष, लेकिन फिर भी दुरुस्त तो आ ही रही, क्योंकि आपने कठपुतली बना के रखा हो है ना। आप कह रहे हैं कि हम जीत गए। हाँ, आप नहीं जीतते हैं, हम लगातार कह रहे हैं कि आप नहीं जीत रहे हैं, आपकी मशीन और मशीनरी की मैनिपुलेशन जीत रही है। तो ये मुगालते में आप रखिए मत देश को। इतने अत्याचार, इतने एट्रोसिटीज, इतने जुल्म और इतने अन्याय के बाद भी देश कोई बेवकूफों का देश नहीं है, देश कोई मूर्खों से बना देश तो नहीं है कि आपको मत देता ही जाएगा। अरे बहुत अच्छी पीड़ा दे रहे हैं आप। ऐसा दर्द तो पता नहीं शायद गब्बर सिंह खुद आता तब भी नहीं देता। इतना खौफ, इतना डर और इतना जुल्म शायद वो भी नहीं फैलाता। आप महाराज बहुत अच्छा करते हैं, आप बस सत्ता पे बने रहिए। ऐसा तो लोग नहीं करते ना। आप पीट भी रहे हैं, कूट भी रहे हैं, कुचल भी रहे हैं। तानाशाही आपकी जो है चरम की भी चरम सीमाएं तोड़ रही हैं, और आप कह रहे हैं कि फिर भी लोग हमको जिता रहे हैं। लोग नहीं जिता रहे हैं, आप चुनाव को छीन रहे हैं। और इस बात का मुझे लगता है कि अब ये जो बिहार का चुनाव है या उसके बाद जो बंगाल का चुनाव है, इस बात का जब, क्योंकि अब तक क्यों सोया हुआ था, मैंने हमेशा कहा कि मुझे ये समझ में नहीं आता है कि क्यों इस बारे में विपक्ष नहीं बोल रहा था। लेकिन अब क्योंकि काफी सतर्क और इस बारे में काफी सेंसिटिव दिखाई दे रही है ऑपोजिशन, तो मुझे लगता है कि उन चुनाव में उस तरह की गड़बड़ी करना, महाराष्ट्र तक तो ये लोग सफल हुए, लेकिन क्या आगे हो पाएंगे ये हमको देखना होगा। और एक साथ में ये बता दूं, एक न्यूयॉर्क, जो अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर है, आप सब जानते होंगे उसके बारे में, बड़ा प्रचलित शहर है। उस शहर के मेयर का चुनाव था, और जोहरान ममदानी करके एक मुस्लिम, जो कि गुजरात मूल का है, पर वो तो मतलब पीढ़ियों पहले, पर उन्होंने कहा है कि वो गुजरात मूल के, इसलिए हमको पता चला। वो एक युवा चेहरा है न्यूयॉर्क जैसे शहर का, जो कि अपने आप में अमेरिका का शिरमौर शहर माना जाता है, उसका मेयर बना वो। और वो जो कुछ उसने अपने चुनाव प्रचार के दौरान और चुनाव प्रचार का अंतिम जो दौर था उसमें, और फिर उसके बाद की उनकी जो बातें हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम चाहेंगे, आज कोशिश करेंगे कि आज उस पर भी जो है एक वो आपको सुनाए, एक वीडियो छोटा सा बना के। क्योंकि उनको पूछा गया कि अगर आप, जब वो मेयर के पद पर नहीं चुने गए थे, वहां तो डिबेट होती है ना, वहां सब उम्मीदवार खड़े होते हैं, मतलब उनको वो टीवी स्टूडियो में या तो किसी जगह पे उनके साथ सवाल जवाब होते हैं। तो उनको ये पूछा गया कि भाई आप अगर मेयर बने और मोदी साहब आते हैं न्यूयॉर्क, तो आप उनका स्वागत करेंगे? तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, गुजरात में जिस तरह से जो हत्याएं और राइट्स हुए, और राइट्स के चलते जो हत्याएं हुई, चाहे वो हिंदुओं की हुई, मुसलमानों की हुई, उसमें वो स्पेसिफिक नहीं रहे, लेकिन कहा कि दैट वाज काइंड ऑफ ए जॉब ऑफ ए बूचर, तो उसके लिए कोई सम्मान नहीं है। ये कहने वाला एक व्यक्ति वहां आज मेयर बना है, पता नहीं अब, और वो डेमोक्रेट है, वो रिपब्लिकन नहीं है, पर काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जोहरान ममदानी। उस पर भी छोटा अगर वीडियो बन जाएगा तो आज आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिला के आज की बातचीत को यही समाप्त करेंगे, और यही था कि भाई विपक्ष एक ऐसा एक रुख ले रहा है, जो हालांकि उस रुख को उसको लेना चाहिए था बहुत, मेरे ख्याल से तो थोड़े नहीं ज्यादा लेट है।
इस रूप में उनको होना चाहिए था। अंदर भी संसद के और बाहर भी संसद तो वैसे बहुत कम चलती है, सत्र उसके बहुत कम हो गए हैं, दिन बहुत कम हो गए, पर बाहर जो हो रहा है तो वहां भी उनका एक रुख उन लोगों की आवाज के तौर पर वो दिखना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए था, जिन्होंने उनको वोट किया है, जो अब तक उतना नहीं दिख रहा था राहुल गांधी को छोड़ के, तो बाकी लोगों में भी दिख रहा है। इसीलिए हमने ये बातचीत आज आपको सुनाई। और भी बहुत सारी वीडियो क्लिप उनकी पड़ी है कल के भाषण की, तो मुझे लगता है कि आज उतना ही जो उद्देश्य था वो हमारा इन 2 क्लिपों से या 3 क्लिपों से जो है वो सर्व हुआ है, और बाकी बातें भी हमने आपको बताई। तो आप लिख के बताइएगा कमेंट करके कि ये बातचीत आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और चैनल आप ही का है, आप इसे सब्सक्राइब कर लें अगर अब तक नहीं किया है तो, और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। आप सबका दिन शुभ रहे, आप सब स्वस्थ रहें तन और मन से, ऐसी शुभकामनाएं आप सभी को। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।